हेलो बच्चों, मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमने लास्ट आपका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से क्वेश्चन से गो थ्रू करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और अपने सारे डाउट्स क्लासेस अपने एग्जाम खत्म होने से शुरू होने से पहले उसको क्लियर कर लो। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। सो बेसिकली इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सिंपल ग्रुप्स एंड पीरियड्स। आपने अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े होंगे आपने ये टर्म्स बहुत सुनी होगी कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो हम जब किसी एक एलिमेंट के सेट को ग्रुप ऑफ पीरियड में अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। कि हमने सिंपली क्या करा, हमने एक जैसे ग्रुप एक टेबल लिया, उस टेबल में हमने जो आपके कॉलम्स है हमने उनको ग्रुप्स बोल दिया और जो आपके रोज है हमने उनको पीरियड्स बोल दिया। तो जब हम एक सेट ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासिफाई कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली स्टडी कर सके, दैट इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। की पीरियड में क्लासिफिकेशन करना इन वेरी सिंपल टर्म्स। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई हम इनकी क्यों नीड पड़ी हमको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। तो आपने देखा है कि आपके पास 118 एलिमेंट्स का डेटा है अभी तक हमारे पास। तो जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स का डेटा है, अब हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद करना, उसको मेमोराइज रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कि भाई कौन किससे कनेक्टेड है वो याद रखना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको क्लासिफिकेशन को ईजी करने के लिए, हमारे मेमोरी में उसको ईजिली रिकग्नाइज करने के लिए हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं। कि जैसे आप एग्जांपल लो, ग्रुप नंबर 17 जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन। तो आपको चाहे 5 एलिमेंट की प्रॉपर्टी ना याद हो, बट अगर आपको फ्लोरीन की प्रॉपर्टी याद है तो आप कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हो। क्लोरीन भी वैसे ही बिहेव करेगा, ब्रोमीन भी कुछ कुछ वैसे बिहेव करेगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बेसिकली आप जब एलिमेंट्स को ग्रुप कर देते हो तो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखना बहुत आसान है, उनको एक साथ रिलेट करना बहुत आसान है। ठीक, ग्रुप नंबर 1 की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो आप इंडिविजुअली चाहे हर एक को याद ना रख सको, बट आपको पता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट रुबिडियम, सीशियम आएंगे तो वो प्रीवियस ट्रेंड ही फॉलो करेंगे और वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना क्यों नेसेसिटी है, बिकॉज हमें ग्रुप्स में हम उनको एक ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं, उनको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे नेक्स्ट आता है इसमें कि भाई हमने क्लासिफाई करने के लिए अब जब शुरू किया क्लासिफिकेशन, तो ऐसा तो नहीं है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देखी वो सीधा के सीधा कोई किसी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको जाके परोस दी कि भाई आज से यही आपकी मेन टेबल है। नहीं, कोई भी चीज़ की डिस्कवरी जो होती है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में होती है कि पहले कुछ डिस्कवर होगा, फिर थोड़ा होगा, फिर उस पर कुछ लिमिटेशन आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, उसको हम करेक्ट करेंगे, नया बनाएंगे। दैट इज साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए वॉज डन बाय डोबिनियर। मिस्टर डोबिनियर ने क्या करा कि आपके 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। उन्होंने कहा कि ये जो सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स है इनको हम अरेंज कर रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लिथियम का मास कम है, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो इन जो तीनों को अरेंज करा, इन्होंने किस तरीके से अरेंज करा कि जो सेंटर में एलिमेंट जो होगा उसका मास टॉप एलिमेंट और बॉटम एलिमेंट का एवरेज मीन होगा। ठीक है, दोनों का मैं अगर एवरेज कर दूं, लिथियम के मास और सोडियम का पोटेशियम का मास 7 + 39 कितना हो गया 46। 46 को डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा 23। दैट इज द मास ऑफ सोडियम। तो अगर हम टॉप और बॉटम का एवरेज कर दे तो वो आपके मिडिल एलिमेंट के बराबर आता है। इस तरीके से उसने 3 सेट बनाए, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, और सेकेंडली जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी मैच करनी चाहिए। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों मेटल्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों नॉन मेटल्स है, तो उनको प्रॉपर्टी के हिसाब से भी उसने क्लासीफाई कर दिया। बट ऐसे कितने सेट बना पाया, जितना आपके सामने दिख रहा है कि 3 सेट बन रहे हैं, तो ज़्यादा आप इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर पाए। तो ठीक है, तो लिमिटेशन था कि भाई आप एक लिमिटेड एग्जाम्पल पे इसको लगा पा रहे हो, हर जगह नहीं लगा पा रहे, बट हमें एक आइडिया मिल गया कि क्लासिफिकेशन तो हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम आता है डोबिनियर ट्राइड्स, कि भाई 3-3 का सेट है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब जैसे ऑक्टेव्स जो वर्ड आता है वो आता है फ्रॉम आपके जो 8 म्यूजिकल नोट्स है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है,
न्यूलैंड ने क्या कहा, हर 7th नोट के बाद सा रे गा मा पा धा नी, 7th नोट के बाद जो 8th सा आएगा, जो सी म्यूजिकल नोट आएगा, उन्होंने कहा कि भाई हर एक 7 सेट के बाद जो एलिमेंट्स है अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा सेट ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का म्यूजिकल नोट के हिसाब से दिया कि भाई हर आपके 7th सेट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएगी। आपके सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और फिर प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट हो जा रही है कि लिथियम के बाद सोडियम आएगा जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सोडियम के बाद जो पोटेशियम 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। उसी तरीके से फ्लोरीन का 8th एलिमेंट है क्लोरीन एज पर देयर मासेस, तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपके सेम होगी एज द प्रीवियस एलिमेंट। ओके, तो ये न्यूलैंड ने आपका लॉ दिया कि ठीक है, उसने सेट ऑफ अरेंजमेंट कर दिया, बट उसकी फिर अगेन हमने उसको अभी हम फॉलो क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी उसमें कि भाई जो आपके एलिमेंट्स है एक सेट नंबर एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम के बाद इन प्रॉपर्टी को ना फॉलो नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ये सेट ऑफ ऑक्टेव्स हट के चला पाओगे, नहीं, ये स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स तक तो फॉलो करता है बट उसके आगे फॉलो नहीं करता। और भाई न्यूलैंड ने बहुत बोल्डली कहा कि भाई देखो मैंने जो टेबल दी है वो एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट है, इसके बाद जो भी एलिमेंट कोई डिस्कवर नहीं करेगा, इस जो मैंने बना दिया वही फाइनल है। बट ऐसा नहीं है, उसी के लाइफ टाइम में उस जो उसने टेबल बनाई उसी के लाइफ में हमने देखा कि यार और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए, उसने क्या करा, उनको फिर रैंडमली जगह प्लेस कर दिया, कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, मास मैच नहीं कर रहा, बहुत मिसमैच हो गया। तो हमने उस चीज़ को ड्रॉप करा कि चलो न्यूलैंड से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेबल पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाज मिस्टर मेंडलीव। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो भाई अपने आप में क्या था देख सकते हो आप, काफ़ी उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए कि भाई हमारे जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपर्ली अरेंज कर दिए गए। किस किस बेसिस पर अरेंज करे गए, 3 प्राइम पैरामीटर्स थे कि फर्स्ट कि एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से है, जो अब तक चल रहा था उन्होंने वही सेम फॉलो करा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के हिसाब से उसने क्लासिफिकेशन किया इन लोएस्ट मास टू हाईएस्ट मास। ठीक है, सेकंड उसने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो आपके दो नेक्स्ट पॉइंट है कि एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे उसने हर एक ग्रुप के अंदर आप देखोगे 2 सेट बना दिए, ए बी, एक एलिमेंट लेफ्ट साइड है, एक एलिमेंट राइट साइड है, लेफ्ट राइट रखे हुए पीरियोडिक एक ग्रुप के अंदर विद इन। तो उसने अच्छा अटेम्प्ट किया, उसने बहुत सारे एलिमेंट्स को सबको क्लासीफाई कर दिया, और जहाँ पे कुछ उसको मिसमैच दिख रहा था उसने ऐसा न्यूलैंड की तरह बोल्डली प्रेडिक्ट नहीं किया कि भाई मेरा ही ठीक है, नहीं, उसने कहा कि भाई कुछ कुछ ऐसे स्पेस है, ऐसे ऐसे स्लॉट्स है जहाँ पे मुझे अभी कोई ऐसा एलिमेंट दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा जो वहाँ पे फिट हो, बट फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो जो उसके अचीवमेंट्स थे उसमें हम देखते हैं कि उसने ऐसे प्रेडिक्ट किया, एक का एल्यूमिनियम के जो नीचे नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसने उसकी प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर दी कि भाई उसके इतना मास होगा, ऐसी डेंसिटी होगी, उसका इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट भी कर दिया। और बाद में हम देखा कि एक एल्यूमिनियम जो उसने प्रेडिक्ट किया था, नेक्स्ट एल्यूमिनियम जो होगा वो क्या है, सेम हमने देखा कि गैलियम जो बाद में डिस्कवर हुआ उसकी प्रॉपर्टी वही थी, वो जगह पे एग्जैक्टली मैच कर रहा था। ऐसे सेटअप उसने 4 एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन किया था जो आपके फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को मीट करेंगे। जब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आगे डिस्कवर हुई तो वो एग्जैक्टली मैच करती थी। तो वो मेंडलीव का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसने न्यूलैंड की तरह नहीं कहा कि भाई जो मैंने करा वही सही है, उसने कहा नहीं, अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भी डिस्कवर हुए नहीं, आगे जाके होंगे और उनकी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी होगी। सो दैट वाज द मेन पॉइंट। ठीक है, अब कुछ इसमें ड्रॉबैक भी आता है। जब ड्रॉबैक है इसलिए तो हमने फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। तो क्या ड्रॉबैक है इसमें भाई, पहला कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में भाई स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे। पहला इसमें देखो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता था वो था पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर हम मेंडलीव के बेसिक फंडामेंटल पे जाए, उसने कहा कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हिसाब से कैसे रिएक्ट करता है, बेसिकली क्या उसकी प्रॉपर्टी है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, मेटलिक नेचर भी शो करता है, नॉन मेटलिक नेचर भी शो करता है। तो भाई उसने कहा भाई, अब हमने पूछा क्वेश्चन सबने कि भाई हाइड्रोजन को कहाँ रखे, तो उसने कहा अभी तो फर्स्ट पे रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरी प्रॉपर्टी थी जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था कि पोजिशनिंग ऑफ आइसोटोप्स। आप सबको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कार्बन के आइसोटोप की बात कर लेते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। तो सिंस जो पूरी पीरियोडिक टेबल है वो किस हिसाब से बनी है,
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इसके हिसाब से कार्बन के 2 आइसोटोप्स को 2 जगह लगेगी, ठीक है, कोबाल्ट के 3 आइसोटोप्स को 3 जगह लगेगी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स को 3 जगह लगेगी। तो अगर हम इंक्रीजिंग मास के हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो हर एक आइसोटोप को एक स्पेशल जगह देना पड़ेगा, स्पेशल स्पॉट देना पड़ेगा। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब एक ही एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स दिखेगा। तो वही बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस हुई, उन्होंने उनको सेपरेट टेबल दे दिया, बट वो सब उन्होंने बाद में चेंजेस करे थे। तो कुछ ना कुछ उसमें जो बड़ी लिमिटेशंस थी, पहला था हाइड्रोजन का प्लेसमेंट, दूसरा आइसोटोप्स का प्लेसमेंट, और फिर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस की वजह से उन्होंने सेपरेट स्पेस दिया, फिट हो गया, बट वो उनका मेन अचीवमेंट नहीं था। ओके, सो दैट वाज द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल हो जाता है खत्म। अब इसके बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट और जहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किसने दिया था, हमारा मिस्टर हेनरी मोज़ले ने, ठीक है। हेनरी मोज़ले ने क्या कहा कि उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अब इसका फंडामेंटल का क्या हमें बेनिफिट मिला, जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम थी कि आइसोटोप्स जो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास की वजह से अलग अलग स्पॉट लेते थे, अगर हम पीरियोडिक टेबल अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाएं तो क्या चाहे उसके एक एलिमेंट के 10 आइसोटोप हो, वो सब के सब कितनी जगह लेंगे, केवल एक, क्योंकि उन सबका एटॉमिक नंबर क्या है, एक ही है। तो आइसोटोप की प्रॉब्लम फिक्स हो गई। हाइड्रोजन को उन्होंने पीरियोडिक टेबल से बाहर ही रख दिया कि भाई हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है जो कहीं भी फिट नहीं होता, रखा ग्रुप नंबर 1 के ऊपर जरूर है, बट आप देखोगे पीरियोडिक टेबल से हमेशा बाहर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि उसका यूनिक बिहेवियर है, वो मेटल नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। क्या करा उन्होंने, 7 हॉरिजॉन्टल रोज ली, ठीक है, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और आपके कॉलम्स लिए कितने, 18 कॉलम्स, ग्रुप्स जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स, वर्टिकल आपके सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनका कॉम्बिनेशन से एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए जो पूरा पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया, दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपकी बुक्स में अवेलेबल होगा, आपको कहीं ना कहीं पे इसका चार्ट मिल जाएगा। आपको बस इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उनको याद रखना है, ठीक है। अब याद रखने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। अभी मैं भी सोच रहा था कि पहले इस वीडियो में भी लर्निंग वाला ट्रिक डाल दूं, बट उसको बहुत कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो शॉर्ट में मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। आप याद रखने का तरीका अपने हिसाब से, जो आपने याद करा है, अपने टीचर ने जो आपको, किसी भी टीचर ने आपको याद कराया, आपने ऑनलाइन देखा होगा, आपको वो याद है, आप किसी भी मेथड से याद रख सकते हो, बट याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, एंट्रेंसेस भी मिलेंगे, आपके पेपर मिलेंगे, स्कूल के पेपर में, सीबीएसई के पेपर में। तो जैसे अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप नंबर 1, इसके मैं आपको इनके सिनोनिम्स बता रहा हूँ, ठीक है, निमोनिक्स इनके मैं आपको याद करा रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ग्रुप नंबर 1, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी, बाल गेन तेल, कार्बन सिंह गए सोने पंजाब, नया पुराना आज सब बिकेगा, उस से टेपो, फेशियल ब्राइट, हेना नेहा अर्चना के एक्सरे रंगीन। ये मैं आपको सिंपल सिंपल टर्म्स में कुछ एलिमेंट्स का बता रहा हूँ जो आपके मेन एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक में, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। नेक्स्ट, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें रहा पड़ी आगे कूद। नेक्स्ट, ला हफ्ता वरना रोएगा, और इतना पिटेगा आंसू ही आंसू होंगे। तो आप हर एक ग्रुप का जो मैंने आपको निमोनिक्स बताया है, आप उसको पॉज करके दोबारा सुन सकते हो, दोबारा देख सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो और प्रॉपरली उसको याद कर लो, ठीक है। तो आप पॉज ले लेके वीडियो के टाइम पे आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। अच्छा, हमने पूरी पीरियोडिक टेबल के वापस आते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन है वो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एक ग्रुप में वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ना, क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फॉलो किया गया है। उससे पहले वाली सब पीरियोडिक टेबल्स में बोर्ड्स कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया गया था, ठीक है आपका। और नेक्स्ट, जो आप एलिमेंट्स है उनको भाई सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है इन डिफरेंट ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। उस पर हम अभी आएंगे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बता देता हूँ।
जैसे फर्स्ट जो आपके पीरियड्स है, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हमारे 18 ग्रुप्स है। साथ में पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। आप कहोगे सर ये जो नीचे तो दिख रहा है ये क्या है? ये जो नीचे दिख रहे हैं आपके ये है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, जिनको हम इस जगह पे प्लेस करते हैं। ये जो 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली में इनकी पोजिशनिंग यहाँ पे, उनको हम स्प्लिट करके लिख देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। अब यहाँ पे आप देखोगे जितने भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, जहाँ पे N है पीरियड नंबर और S1 है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे कि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 क्योंकि पीरियड नंबर 2 में आता है और लास्ट S1 कॉन्फ़िगरेशन है तो 2s1। सोडियम पीरियड नंबर 3, 3s1। पोटेशियम पीरियड नंबर 4, 4s1। रुबिडियम 5s1, 6s1, 7s1। तो आप देख सकते हो आपके सामने कि अगर आपको NS1 कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर 2 हो जाता है NS2, जहाँ पे N आपका सेम हमेशा पीरियड नंबर रहेगा। ठीक है, जो आपके हमने 1 to 7 लिखा है ना, ये आपका N है पीरियड नंबर। अब हम अगर इस वाले ग्रुप पे आए, आपके लास्ट इधर साइड आते हैं, इस साइड आप देखोगे जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो मिलेगा NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि जितने भी आपके 13 ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा, देखो सेकंड पीरियड, ओके, P1 तो 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये AS आर्सेनिक जो आपको दिख रहा है, आर्सेनिक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो आप देखो कौन से पीरियड में, ये पीरियड नंबर 4 के अंदर है, 4th पीरियड में NP3, तो ये क्या हो जाएगा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन? 4P3। ठीक है, ये सब आपके बिलोंग करते हैं टू ग्रुप P ब्लॉक भी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? P में आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं S ब्लॉक क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में आ रहे हैं? S में आ रहे हैं। जो सेंटर में आपको यहाँ पे लाई कर रहा है ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, इसको हम बोलते हैं D ब्लॉक क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? D में आएंगे, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 to 2, N-1, D1 to 10। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है NS2 के साथ NP, यहाँ पे है NS1 to 2। 1 and 2 क्यों है? आपको हमने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि भाई क्रोमियम और कॉपर वाले एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है। और N-1D जैसे आप देखोगे स्कैंडियम बिलोंग तो करता है 4th पीरियड में, बट इससे कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 3D। तो 3D कैसे आता है? आप यहाँ पे रखोगे नंबर 4, 4 - 1 कितना आएगा? 3D। तो D ब्लॉक में आपका एक 1 लेस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका D ब्लॉक, और जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये सबसे नीचे ये 2, ये आपका F ब्लॉक, क्योंकि इनके सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? F ब्लॉक में आते हैं। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है पूरी पीरियोडिक टेबल का कि भाई कैसे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। आप इस यहाँ पे देख सकते हो S ब्लॉक पहले 2, फिर ये बीच के 3 to 12 D ब्लॉक, 13 to 18 आपके P ब्लॉक, और लास्ट में जो नीचे 2 रखे हुए ये आपके F ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप देखोगे P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 6 ब्लॉक है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 ब्लॉक है, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 10 ब्लॉक है, और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो F ब्लॉक में 14 आपके यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सबको समझ आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे क्लासिफिकेशन है। प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करते हैं। अब उससे कि हम प्रॉपर्टीज पे आए, कुछ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके 1 ही 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ना, कि कौन जो आपका रैंडमली आपको MCQ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, असर्शन रीजन में मिलेंगे, या 2 मार्कर्स में स्प्लिट करके 1 ही नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। उसमें फर्स्ट एक आपका आता है
नॉमेनक्लेचर्स ऑफ एलिमेंट्स विद z मोर देन 100, क्योंकि अगर मैं आपको याद हो जब भी पीरियोडिक टेबल बता रहा था तो उसमें देखोगे लास्ट में जो एलिमेंट्स है जिनको हम नॉर्मली याद नहीं रखते, इनको हम अलग तरीके से नोट करते हैं, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके लिए आपको ये नंबर सीक्वेंस याद होना चाहिए कि 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। इसका यूज कैसे करना है, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर है 1 1 2 किसी एलिमेंट का, तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं अन, तो UN लिख दिया। फिर 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, दोबारा UN लिख दिया। 2 के लिखेंगे बाय और लास्ट में लगा देंगे EM। ठीक है, अन अन बाय एम। एक और एग्जांपल इसे लेता हूं मैं, 1 1 5 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अन अन पेंट और लास्ट में लगा देंगे EM, तो अन अन पेंटियम। इसको हम शॉर्ट में इसका सिंबल क्या लिख देंगे UUP। ये हो गया इसका सिंबल, जैसे Na सोडियम का सिंबल है वैसे इस एलिमेंट का अन पेंटियम का सिंबल क्या होगा UUP। तो इस तरीके से आपको जो भी नंबर गिवन हो, जो भी एटॉमिक नंबर गिवन हो, उसका आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, उसका नेम लिख सकते हो और उसका सिंबल भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके एलिमेंट्स अबव 100 है उन सब के लिए हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें ग्रुप क्लासिफिकेशन। अब हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि S ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स है मोस्टली सब क्या, मोस्टली क्या, सारे के सारे ही मेटल्स हैं। और जो भी मेटल्स है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, बॉइलिंग पॉइंट है जो लो है, रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सारे मोस्टली हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। आयनिशन एंथैल्पी आगे बताएंगे क्या होती है, बट वो काफ़ी लो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से बहुत आसान है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स तीनों आते हैं। ठीक है, उसमें आपका आयनिशन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, या मेटल्स जो वहाँ पे मेटल्स हैवी उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, दीज एलिमेंट्स अलॉन्ग विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये आप बात ध्यान रखना, एस और पी का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो बेसिकली हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, पूरी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, आयनिशन एंथैल्पी हाई है। डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में आपके वो मेटल्स है जो आप नॉर्मली आपने देखा भी होगा, हार्ड है, डक्टाइल, जैसे कि आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल है, ये सब जो भी आप जिंक वगैरह एलिमेंट्स आप नॉर्मली मेटल्स की जो आप एग्जांपल लेते हो ना डेली लाइफ में, वो सब आपके डी ब्लॉक में लाया करते हैं। उन सबका नेचर कैसा है, दे आर हार्ड, डक्टाइल, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, मेलेबल थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, उनके कलर कंपाउंड बन सकते हैं एंड दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैवी मेटल्स है विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इस तरीके के एलिमेंट्स। मोस्ट एलिमेंट्स आर एक्टिनाइड सीरीज एंड रेडियो एक्टिव, जैसे मैंने बात किया अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है यूरेनियम, प्लूटोनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मीन्स वो एलिमेंट्स जो टाइम के साथ डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। आप सो क्लास 12th में चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके SPDF एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने भी डिस्कस करी। नेक्स्ट आते हैं भाई जो आपके मेटल्स है। ठीक है, जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन आता है पीरियोडिक टेबल में, जो हम बिल्कुल बीच में दीवार खींच देते हैं कि ये मेटल्स, ये नॉन मेटल्स। हाँ, बीच में मेटलॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो मेटल्स है आप देखोगे वहाँ पे आपके S ब्लॉक है, डी ब्लॉक, F ब्लॉक तीनों लाई करते हैं। पी ब्लॉक में कुछ कुछ मेटल्स लाई करते हैं। अगेन हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, मेटलिक नेचर कैसे चेंज करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, सेम आपको यहाँ पे मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। ये आप पॉज कर करके देख सकते हो, इनको रीड कर सकते हो। ठीक है, मेथड कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, इससे पहले एक चीज़ रह गई, दैट इज़ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने प्रीवियस बताया आपको, S ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 to 2। ठीक है, P ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है NP
1 to 6, बट एस ब्लॉक हमारा फिल्ड होता है उसमें। डी ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है NS 1 to 2, N-1D 1 to 10, और एफ ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है NS 1 to 2, ND1, NF 1 to 14। एक सेकेंड, N-1 D1 और N-2 F1 to 14। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम पूरी टेबल की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होती है NS 1 to 2, NP 1 to 6, N-1D 1 to 10 and N-2 F1 to 14। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे पीरियोडिक टेबल है, अगर हम बात करें जैसे हॉफनियम की, तो हॉफनियम आपका लाई करता है 6 पीरियड में, बट इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 5D। ठीक है, 6 - 1 5, 5D में लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। और कहाँ पे आएगा? 5D2 के अंदर। ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लाई करेगा। दैट इज आवर लास्ट नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू प्रिडिक्ट ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड। अब मान लीजिए कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि भाई रैंडम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एलिमेंट है, या फिर रैंडम एलिमेंट आपको दे दिया, पूछा कि बताओ ये कहाँ पे लाई करेगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है ये कि एलिमेंट कहाँ पे लाई करेगा। तो आपको क्या करना है, उस एलिमेंट का पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे एग्जाम्पल लो, मैंने लिया आपका एलिमेंट नंबर 7 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2p3, तो जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट इसका ऑर्बिटल है वो कहाँ पे है? 2p। तो 2p का मतलब जो यहाँ पे नंबर 2 है वो शो करता है इसका पीरियड n। तो ये कौन से पीरियड में होगा? सेकंड पीरियड में होगा। ठीक है, और p3 है, तो अगर आप सोचो जो p ब्लॉक है वो कहाँ से कहाँ तक है? 13 से 18। ठीक है, तो p1, p2, p3, थर्ड वाला 13, 14, 15। तो ये कि यहाँ पे कितने इसमें कौन से ग्रुप में लाई करेगा? 15 ग्रुप में लाई करेगा, पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 15। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो जो भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर है। ठीक है, मान लो लास्ट में बचता है 4p2, 4s2, तो 4s2 का मतलब क्या? ग्रुप नंबर 2 होगा क्योंकि लास्ट s कितना है? 2 है। 3s1 होगा तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 1, क्योंकि लास्ट में s1 है। अगर आपको p ब्लॉक का चेक करना है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मींस लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सम करो और उसमें 10 ऐड कर दो। ठीक है, 3 + 2 कितना हुआ? 5, 5 + 10 कितना हो गया? 15। तो कौन से ग्रुप में आएगा? 15 में आएगा। तो यहां से आप इसको इजीली समझ सकते हो। डी ब्लॉक के लिए अगर आपको देखना है तो उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स है डी ब्लॉक में और एस ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन है उनका सम करो, दैट विल बी अ ग्रुप नंबर। तो पीरियड कैसे पता चलता है कि भाई जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से नंबर में है? एस और पी में नंबर हो जाता है, डी के लिए n-1 करके होता है, एफ के लिए n-2 करके होता है। तो उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 3D, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D 4 में है, तो भाई उससे पहले क्या होगा? 4s2 फिल होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 + 2 6, तो आपका 6 तो ग्रुप हो गया। और 3D है तो थर्ड डी का मतलब क्या है कि 1 + 1 में चलेगा, तो पीरियड क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अभी आपको स्टार्टिंग में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर आपने प्रैक्टिस किया हो तो आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल चीज हमें ऑलरेडी आती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट आता है भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अब इसी के ऊपर हम काफी सारे आगे प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। उसमें आपको समझाने के लिए सबसे पहले इसमें आता है शील्डिंग इफेक्ट और फिर ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको देखो, मान लीजिए सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास बहुत सारी ऑर्बिट्स है। अब उस हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है।
अब हर एक ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो नेट पॉजिटिव लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, मगर जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये इस लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक आउटसाइड फोर्स भी लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो एक रिपल्शन भी लगेगा। ठीक है, इस तरीके से अपीयर होगा कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से इंटरनली पुश होने नहीं दे रहे, न्यूक्लियस के चार्ज उसको पूरी तरह लगने नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं, उसको शील्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से शील्ड कर रहे हैं। दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो उस पर क्या लगे, कम लगे। दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो मैंने अभी आपको बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टर्म इफेक्टिव मींस जो उस पर नेट लग रहा है। तो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कुछ रिपल्सिव फोर्स भी है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स भी है। तो जो नेट उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, सब्ट्रैक्शन कर दो अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट को, तो जो नेट उसके ऊपर आपका न्यूक्लियस का चार्ज लग रहा है आफ्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव से शो करते हैं, विच इज न्यूक्लियस चार्ज माइनस रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव बेसिकली मींस कि न्यूक्लियस का नेट कितना चार्ज लग रहा है लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखो, इसको फंडामेंटल को याद रखना, इसको हम आगे सब प्रॉपर्टीज में यूज करने वाले हैं। तो नाउ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, चार आपकी मेजर प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभी, दो तीन थोड़ा जो सब प्रॉपर्टीज है वो आगे एक्सटेंड कर देंगे, पर चार मेजर प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक साइज, ठीक है, आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनके ऊपर आपके जो सबसे फंडामेंटल है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, एक्सेप्शंस होंगे, बहुत सारी चीज़ होगी, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चार प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका आता है एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। इन सिंपल टर्म्स भाई एटॉमिक साइज क्या होता है, सेंटर से, ठीक है, जो आपका सेंटर पे न्यूक्लियस है उससे अगर आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई उस एटम का साइज कितना है, एटॉमिक रेडियस कितना है। ठीक है, रेडियस का सेंटर से आउटर मोस्ट डिस्टेंस का, आउटर मोस्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, जिससे हमें पता चलता है उसका साइज क्या होगा। अब जो एटॉमिक साइज है ना, हम इंडिविजुअली एटम का निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है और आपको पता है कि यार एटम एक सिंपल कहते हैं नॉन बॉन्डिंग स्टेट में, ठीक है, एक लौती अपने इंडिपेंडेंट स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करता। एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इंडिविजुअल नॉन बॉन्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तीन मेथड से निकालते हैं, कोवेलेंट रेडिया, मेटलिक रेडिया या फिर वैन डर वाल रेडिया करके। देखो जिसमें कोवेलेंट रेडिया क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कैसे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा तो मतलब कुछ ऐसा एरिया रहेगा जो दोनों के बीच में कॉमन होगा। तो अगर मैं इनके दो एटम्स का बीच का डिस्टेंस निकालूं और उसको हाफ कर दूं तो दैट विल बी नोन एज कोवेलेंट रेडिया है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्डेड है तो उनका कुछ पोर्शन शेयर्ड होगा। आपको रेडियस क्या मिलेगा, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू होगी उससे हमेशा थोड़ा सा कम ही मिलेगा। ठीक है, मेटलिक रेडिया है, मेटलिक बॉन्डिंग के तरीके से बनता है। मेटलिक बॉन्डिंग के अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप्स पूरे ये आपके शेयर नहीं होंगे, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको अगर आप हाफ कर दोगे तो ये आपका मेटलिक रेडिया बन जाएगा। और वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन, जैसे आपके हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, नोबल गैसेस, जहाँ पे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है बट रिपल्शन भी है, तो साथ में बॉन्ड नहीं करते बट एक साथ दूसरे के रह भी सकते हैं, नियर बाय रहते हैं। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्टेंस एटम के बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगा वैन डर वाल रेडिया, उसको अगर आप हाफ कर दोगे तो आपको वैन डर वाल रेडियस मिल जाएगा। जिससे हमें क्या दिखता है कि जो वैन डर वाल रेडियस होता है वो बाकी दो रेडियस से हमेशा ज़्यादा निकलता है। ओके भाई, यहाँ तक क्लियर। तो एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या है, सेंटर से आउटसाइड सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, उसको निकालने के तीन अलग अलग मेथड है। हाँ, इससे पहले कि हम भाई आए
नेक्स्ट पार्ट आयनिक रेडियस पे। कुछ एटॉमिक रेडियस से आपको ट्रेंड भी ध्यान रखना है जो आप यूज़ करोगे आगे। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप आप जब भी आओगे तो एक न्यू शेल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, फर्स्ट पीरियड के अंदर एक ही ऑर्बिट है, साइज कम होगा। नीचे आए, सेकंड ऑर्बिट आ गई, साइज और बढ़ गया। थर्ड ऑर्बिट में साइज और बढ़ गया। फोर्थ ऑर्बिट में साइज और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप्स आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे जब मूव करेंगे हम, तो हर बार एक न्यू पीरियड में एक न्यू ऑर्बिट आ जाएगा, इसलिए साइज हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम अलॉन्ग द पीरियड की बात करें तो भाई साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज करता है? इसका रीजनिंग आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है कि भाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ता है। इसकी वजह से जो हमने अभी आपको लास्ट डिस्कस किया ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, न्यूक्लियस का इम्पैक्ट ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, अलॉन्ग द पीरियड साइज कम होगा। नेक्स्ट आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, आयन का रेडियस। अब आयन्स आपके दो टाइप के हैं, कटायन और अनायन। तो जैसे मान लो दो आपके एटम्स ज्वाइन हुए, एक कटायन है दूसरा अनायन है, तो कटायन और अनायन के रेडियस को जब आप ऐड कर दोगे दैट विल इज योर आयनिक रेडियस। और जैसे एग्जांपल लिया आपने NaCl, Na प्लस Cl माइनस, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा, उसको आप हाफ कर दोगे तो दैट इज नोन एज आयनिक रेडियस। ठीक है, हाँ, इसके पहले आयनिक रेडियस का कंसेप्ट देखोगे। तो आप यहाँ पे देखो कंसेप्ट में जो साइज ऑफ द कटायन है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ये आप खुद देख सकते हो। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं सोडियम का, सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसका जो भी साइज होगा, मान लो इसका साइज है। अब मैं अगर इसके कटायन की बात करूं, इसका कटायन क्या होगा, Na प्लस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो न्यूक्लियस का चार्ज Z इफेक्टिव उसके ऊपर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सिंस अब इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन का इम्पैक्ट ऑन रिमेनिंग न्यूक्लियस विल बी मोर। तो जब प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस का ज़्यादा इम्पैक्ट लगेगा, Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तो उसके वजह से साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर रेड वाला आपका साइज ऑफ सोडियम है तो Na प्लस का साइज हमेशा उससे कम रहेगा। तो इन केस ऑफ कटाइंस साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम। और उसका उल्टा अनायन का आप एग्जांपल सोच सकते हो, क्योंकि हमेशा अनायन कैसा बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब Z इफेक्टिव कम होगा, न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो साइज में क्या आएगा, हमेशा हमको इंक्रीज मिलेगा। तो कटायन का साइज उसके एटम पेरेंट एटम से कम होता है, एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे हम एग्जांपल लेता हूं मैं, Al+3, Mg+2, Na+, F-, O2-, N3-। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप सबको पता है, तो स्पीसीज जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए, +3 कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। सेम Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 10, सब में 10 10 इलेक्ट्रॉन है। किस 3 में इलेक्ट्रॉन लूज करके, 3 में इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब अगर हम साइज की बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, तो आप ध्यान रखना, दिस इज द पैटर्न। ये एंट्रेंसेस में बहुत आता है, आपके CBSE में भी बहुत बार आ सकता है, इन राइट फॉर्म में आ सकता है, एक्सेप्शन के फॉर्म में आ सकता है। तो उसको देखो, ध्यान से सुनो। हमने अभी डिस्कस किया, किसी भी अनायन का साइज उसके नॉर्मल एटम से ज़्यादा होगा, किसी भी कटायन का साइज उसके नॉर्मल एटम से कम होगा। मगर जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता रहेगा, साइज अपने एक्सट्रीम एंड पे जाएगा। क्या मतलब है इसका, अनायन के केस में साइज बढ़ता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा साइज उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सेम गोज फॉर कटाइंस, कटाइन के केस में साइज कम होता है, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा साइज उतना ज़्यादा कम होगा। तो Al3+ सबसे कम है और N3- का साइज सबसे ज़्यादा है।
अगर हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले तो यहाँ से हमको आइडिया लग जाता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो एक अनायन विल बी मोर इन साइज, लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू अ कटायन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस को? भाई देखो, फर्स्ट नंबर ऑफ शेल्स, ज्यादा शेल होगी तो भाई एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर साइज कम होगा, सेकंड ऑर्बिट के अंदर साइज ज्यादा होगा, थर्ड ऑर्बिट में साइज और ज्यादा होगा। काफी सिंपल कंसेप्ट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, भाई अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा। तो इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस की टेंडेंसी ज्यादा है तो साइज उतना कम होता रहेगा। चार्ज, अब भाई चार्ज का कंसेप्ट डिपेंड करता है कटायन और एनायन के केस में। अगर कटायन है ठीक है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि कटायन जितना जितना चार्ज होगा कटायन पे साइज उतना कम होगा। और अगर अनायन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा, एआर का मतलब एटॉमिक रेडियस, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा भाई अनायन का साइज होगा। तो कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो भी हमने पीछे एग्जांपल में भी देखा। ओके, सो दैट इज अबाउट एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। नेक्स्ट आता है भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए, डेफिनेशन में ही इसका पूरा कंसेप्ट है जो कि एक्चुअली होता है, बट काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है इसका। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई हर एक हाईलाइट करो पॉइंट को, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, कम से कम एनर्जी जो लगे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। कौन सा इलेक्ट्रॉन? भाई ऐसा नहीं कुछ भी निकाल दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है, मिनिमम एनर्जी जो लग रही है, ठीक है, फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ठीक है, अब आइसोलेटेड गैसेस का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं अभी आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम का नेचुरल स्टेट सॉलिड है, मैंने उससे Na+ बनाया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसका मतलब। अब ये पूरे प्रोसेस में मैंने उसमें दी 100 जूल एनर्जी, 100 किलो जूल एनर्जी दे दी, सप्लाई कर दी, ठीक है, प्लस लिख देते हैं। अब मैंने 100 जूल एनर्जी दी, तो क्या 100 जूल एनर्जी को मैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन डेल्टा HI बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो सोडियम है ना सॉलिड स्टेट में है, वो और भी एटम के साथ कनेक्टेड है, और भी एटम से सराउंडेड है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे हम। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब ये सोडियम कन्वर्ट होगा अपनी इंडिपेंडेंट गैसियस स्टेट में। जब से कोई कनेक्टेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो मैंने 100 जूल दिया, क्या 100 का 100 जूल इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज हुआ? नहीं, कुछ पोर्शन हुआ सोडियम स्टेट, इसको सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में। तो क्या आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और यहां से जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन बेसिकली क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इन इट्स गैसियस फॉर्म इन इट्स ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो भाई यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए उस एनर्जी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल में यूजफुल होगी। जैसे यहाँ पे 100 जूल एंथैल्पी नहीं है आपका, आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है, ये आपका क्या है? टोटल एंथैल्पी यूज्ड है, ठीक है, जिसमें से कुछ पोर्शन स्टेट चेंज करने में काम आया और कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल में काम आएगा दैट इज ओनली आयनाइजेशन एंथैल्पी। और वो कब होगा? जब एक एटम आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होगा, किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए, किसी के अपनी सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन रिमूवल में एनर्जी हमेशा बढ़ती है। जैसे कि एल्यूमिनियम से मैंने बनाया Al+, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको लिख दिया मैंने IE1। फिर Al+ से Al+2 बनाया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसको बोल दिया मैंने IE2। फिर Al+3 से Al+2 से Al+3 बनाया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, ये हो जाएगा IE3। तो भाई हम यहाँ पे देखेंगे IE1 सबसे कम होगा, IE2 से ज़्यादा होगा और IE3 सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते रहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे Z इफेक्टिव क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बढ़ता रहेगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, चार्ज बढ़ा, तो सेकंड
सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते रहते हैं, सब्सिक्वेंट या कंसेक्यूटिव आपके जो आयनिशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, बातें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज। साइज जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को उतना क्लोज होगा, न्यूक्लियस के जितना क्लोज आएगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो अगर साइज ज़्यादा है तो आयनिशन एंथैल्पी भी क्या लगेगी, कम लगेगी भाई। ठीक है, जितना साइज कम आयनिशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा, जितना साइज ज़्यादा आयनिशन एंथैल्पी उतनी कम, तो दोनों हमेशा दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो आपको भाई फैक्टर्स सारे समझने पड़ेंगे। एटॉमिक रेडियस अगर आपको क्लियर है तो आयनिशन एंथैल्पी भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। सेकंड फैक्टर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा भाई उतनी ज़्यादा आयनिशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। भाई कोई न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट, भाई पेनिट्रेशन इफेक्ट पहले समझा देता हूँ। होता क्या है कि अगर हम इस एग्जाम्पल पे देखें, हाँ अब यहाँ पे देखो शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट से समझो। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो एस सबशेल होते हैं ना, उनका शील्डिंग या स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि सेंटर के जितने, सिंपल टर्म्स में सेंटर के जितना पास होंगे उतना ज़्यादा शील्ड करेंगे। ठीक है, सेंटर से जितना दूर होंगे उतना कम शील्ड करेंगे। ठीक है, अब पेनिट्रेशन इफेक्ट में आप देख सकते हो कि भाई जो एस ब्लॉक है उसका पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है, पी का कम है, डी का और कम है और एफ का सबसे कम है। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो भाई एस की शील्डिंग सुपर्ब है, पी की थोड़ी सी पुअर है, डी बेचारा डफर है और एफ हमारा भाई बिल्कुल कुछ नहीं करता, फेलियर है। तो जैसे जैसे आपके ऑर्बिटल आएंगे एस की शील्डिंग सबसे ज़्यादा होगा, पी का उससे कम, डी का उससे कम और एफ का सबसे कम। तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, सबसे क्लोज है, पी से थोड़ा कम होगा, डी से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होगा और एफ से इलेक्ट्रॉन सबसे ईजिएस्ट होगा निकालना। तो ध्यान रखना, पेनिट्रेशन इफेक्ट बेसिकली मीन्स कि भाई किस ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी लग रही है। शील्डिंग इफेक्ट से आप उसको समझ लेना कि एस में सबसे ज़्यादा लगेगी, पी में उससे कम, डी उससे कम और एफ में सबसे कम। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। भाई देखो जैसे टर्म आती है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब है अगर किसी एटम के अंदर कोई स्टेबल एटम है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, और जो लूज ही नहीं करना चाहता ऑलरेडी स्टेबल है, तो भाई एक स्टेबल चीज़ को अनस्टेबल बनाना क्या होगा, मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है, तो उसमें एनर्जी भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, अगर हम एटॉमिक साइज का पैटर्न ले तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये जो आपके एटम्स हैं लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, डिक्रीज करता है। तो साइज जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को इतना पास होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में एक चेंज मिल जाता है कि ये जो पैटर्न है ये उल्टा है। ठीक है, क्यों उल्टा है, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p3, 2p3 मतलब हाफ फिल्ड, और भाई जो स्टेबल है हाफ फिल्ड है उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वहां से और मुश्किल है, चाहे साइज थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, साइज में कोई ऊपर नीचे हो कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं, बट जब हाफ फिल्ड होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यहाँ पे साइज आके उल्टा हो जाता है। सेम अगर हम बात करें बेरिलियम बोरॉन की, ये केस भी हमारा उल्टा हमें मिलता है। क्यों, क्योंकि भाई बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है 2s से, 2s 2 है, और बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकलता है 2p से। जैसे मैंने बताया s में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, p में एनर्जी कम लगेगी। तो यहाँ पे हमको पैटर्न में चेंज दिखता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, यहाँ पे पैटर्न में चेंज दिखता है ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एटॉमिक साइज के हिसाब से तो पैटर्न होना चाहिए था, बट दो जगह में चेंज मिलता है। क्यों मिलता है, इन दोनों रीजन के हिसाब से मिलता है। और नेक्स्ट चार्ज। भाई चार्ज का कंसेप्ट ये है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होता रहेगा, जो प्रीवियसली समझा दिया। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कम थोड़ा इजी हो जाएगा,
तो वो डिपेंड करता है बॉडी कटायन है अनायन है, वो सेम आपके एटॉमिक रेडियस वाले कंसेप्ट से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा एच ईजी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब एनर्जी एक्सचेंज्ड, ध्यान रखना आइंस्टाइन थैलेरी हमने बहुत क्लियरली लिखा था, एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी जो सप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। आइंस्टाइन थैलेपी हमेशा सप्लाई ही करनी पड़ती है, क्योंकि आप न्यूक्लियस के अगेंस्ट में ही काम कर रहे हो। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एडिशन में भाई वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ बॉडीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपने दे दिया तो वो खुशी खुशी में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। बट कुछ ऐसी बॉडीज है जिनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, आप कह रहे हो भाई जबरदस्ती ले, हम तो तुम्हें दे रहे हैं। अब भाई जबरदस्ती करने में क्या होता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ऐसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हमारे पास कुछ एग्जांपल है। नेगेटिव में सब एग्जांपल लो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। भाई लास्ट में उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, फुल्ली फिल्ड स्टेट बन जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन कहेगा दे दो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी दे दो। तो इसको सिंस इलेक्ट्रॉन चाहिए और आप दोगे तो ये खुशी खुशी में क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, नेगेटिव आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट अगर हम बात करें एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए नियॉन का, नियॉन 1s2 2s2 2p6। क्या भाई मैं तो ऑलरेडी स्टेबल हूँ, क्यों चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन, मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज स्टेबल हूँ, फुल्ली फिल्ड शेल है, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। बट आप कह रहे हो नहीं हम तो ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब भाई जब ज़बरदस्ती करोगे तो क्या होगा, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे डिपेंड करता है सिनेरियो ऑफ द एलिमेंट, सिनेरियो ऑफ द चार्ज, कितना चार्ज है, क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन वो करना चाहता है नहीं चाहता वगैरह वगैरह। दूसरी बात जैसे हमने बात किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अगर हम नॉन मेटल की ही बात कर ले, जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन भाई एक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा O- बन जाएगा और भाई खुशी खुशी में क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, नेगेटिव करेगा। ठीक है, अब जब मैं O- में फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, क्योंकि नेचर में तो O2- बनता है, तो भाई यहां पे जब O2- बनेगा तो अब भाई Z इफेक्टिव कम हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, कंपेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नए वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे और उसको इजीली ऐड भी नहीं होने देंगे। तो हमें क्या मिलता है कि फर्स्ट वाली तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बट फर्स्ट एडिशन के बाद आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि Z इफेक्टिव कम हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। तो सेकंड और कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, उनको ऐड कराने में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो भाई ऑक्सीजन O2- में एग्जिस्ट क्यों करता है? अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन कराना मुश्किल है, एनर्जी लगती है, तो भाई हम O2- कैसे देखते हैं नेचर के अंदर, H2O के अंदर O2- है ना। तो उसका आंसर ये कि थोड़ा देखो, हमने कहा पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव वो नहीं बताया। न्यूमेरिकल वैल्यू मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको पेपर्स में हर जगह मिलेगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये नेगेटिव है तो मान लो यहाँ पे निकल रहा है 100 किलो 1000 जूल्स एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ पे 200 लग गई, ठीक है, -1000 + 200, तो भाई अल्टीमेटली तो एनर्जी रिलीज ही हुई। हमने क्या कहा कि फर्स्ट में एनर्जी रिलीज होगी, सेकंड में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सेकंड एडिशन में, मगर अल्टीमेटली O2- एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का एनर्जी का अगर सम देख ले तो वो नेगेटिव आती है, इसलिए O2- बन जाता है, क्योंकि तो इन टोटल तो O2- इलेक्ट्रॉन गेन करके खुशी है, ठीक है, बट हमने कहा कि सेकंड में पॉजिटिव आएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो भाई अगेन एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा, भाई साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना आसान होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा, तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जितना कम साइज इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना आसान हो जाएगा।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है एज कम्पेयर टू पीडीएफ, तो वो सेम सिनेरियो यहाँ पे चलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, भाई यहाँ पे दोनों सिनेरियो है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड स्टेबिलिटी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, एनर्जी रिलीज होगी। बट अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबिलिटी जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिनेरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम वाली वीडियो में जाके जरूर देखना, जरूर प्रैक्टिस करना। पूरे कंसेप्ट में जो पूरे चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो उसी के बेसिस पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है भाई एनर्जी बेसिकली किसी भी एटम का कितना टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का। जैसे एग्जांपल मान लो HCl लेता हूं मैं। अब HCl के अंदर जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद फैक्ट हम जानते हैं अभी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के बीच में सिमेट्रिक होना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ज़्यादा पोर्शन क्लोरीन के पास होगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कम पोर्शन हाइड्रोजन के पास होगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमको पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थी। भाई इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर बॉन्डिंग स्टेट, आप इसको अकेले नहीं देख सकते कि भाई ऐसा नहीं कह सकते Cl अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, Cl हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमेशा ये बॉन्डिंग स्टेट में ही ऑब्जर्व होगा, पैरामीटर फिनोमिना ये इंडिपेंडेंट स्टेट में ऑब्जर्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट भाई यूनिटलेस है, जैसे हमने बात करी एटॉमिक रेडियस, आप उसको पिकोमीटर, नैनोमीटर, फेरीमीटर किसी भी यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हो। आइंस्टाइन एंथैल्पी किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। हम भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन कि भाई किससे कनेक्टेड है। अब मान लो मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल लिया मैंने H और Cl का एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पे बॉन्ड है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं एग्जाम्पल ये ले लूँ, वैसे तो ये बनना बहुत मुश्किल है, मान लो बन गया, क्लोरीन क्लोरीन को जोड़ दिया। अब फ्लोरीन क्लोरीन में क्या अब भी सेम पैटर्न रहेगा, नहीं, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन की बात ही चलो सोडियम से कर देता हूँ, तो उस केस में जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा वो उतना नहीं होगा जितना हाइड्रोजन के साथ था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी कितनी नहीं होगी, कितना पार्शियल पॉजिटिव आएगा कितना पार्शियल नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है कि आखिर में साथी कौन है, जुड़ा किससे है, कम ज्यादा कितना है, ओके। हाँ, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रेंड्स जो मैं बाकी मैं बता रहा था, एटॉमिक साइज बता रहा था ना, आइंस्टाइन एंथैल्पी में ट्रेंड शायद रह गया, देखो इसमें, हाँ, आइंस्टाइन एंथैल्पी में डाउन द ग्रुप जो आपका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, तो आइंस्टाइन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। अलोंग द पीरियड साइज कम हो रहा है, साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, तो आइंस्टाइन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई ट्रेंड हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो भाई जितना साइज कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। और एक पीरियड में आप देखोगे फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि अगर आप डी ब्लॉक ये नोबल गैसेस को हटा दो तो आपका फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, क्योंकि साइज आपका उधर बढ़ता रहेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट आता है भाई एटॉमिक रेडियस, जो भी हमने पीछे डिस्कस भी किया कि साइज जितना कम होगा सेंटर से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो भाई पुलिंग टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भाई सेम पॉइंट आता है, इसे आप रिलेट कर सकते हो, चार्ज अगेन सेम पॉइंट, चार्ज जितना ज़्यादा होगा या कम, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा कटायन से अनायन से, कटायंस होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अनायंस होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी।
नेक्स्ट भाई वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी होता है किसी एटम के पास कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या फिर कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 है, तो वही उसका वैलेंसी बन जाता है। 4 से ऊपर है 5 6 7, तो -3 -2 -1, 10 से माइनस करके कर लो, ठीक है। 8 से माइनस करके कर लो, 5 8 -8 -3 5 माइनस, ठीक है, 6 माइनस करके 6 को 8 से माइनस करो, 7 को 8 से माइनस करो, आपका ये वैलेंसी आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट में आते हैं हमारे ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में आप देखो जो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है वो हमको मिलता है भाई नॉन मेटल्स का। एग्जाम्पल जैसे CO2 है, SO2 है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर है। कैसे पता कर सकते हैं? अगर हमको वाटर में ऐड करें तो H2CO3 बनेगा, इसको भी सेम वाटर में ऐड करें तो H2SO4 बन जाएगा। तो बेसिकली दे फॉर्म एसिड्स, सो दे आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल एसिडिक बनाते हैं और मेटल आपके बनाते हैं बेसिक, जैसे कि Na2O बनेगा, CaO बनेगा। इसमें आप वाटर ऐड करोगे तो NaOH बन जाएगा, CaOH2 बन जाएगा। सो दे फॉर्म बेस, देयरफॉर दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल है CONO, N2O है, जो आपके क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है। और एम्फोटेरिक जिंक का ऑक्साइड ZnO, Be2O, Al2O3, गैलियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जितने मेटल्स मैंने यहाँ पे लिखे इनके जो ऑक्साइड बनेंगे ऑल दीज आर एम्फोटेरिक, कि ये एसिडिक नेचर भी शो कर सकते हैं और बेसिक नेचर भी शो कर सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आता है भाई आपका एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को हटा भी दो अगर नोबल गैस है, तो भाई जो आपके एलिमेंट्स हैं ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल में अपने अपने ग्रुप में सबसे अलग बिहेव करते हैं, एनॉमलस अलग बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? इसके 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन स्मॉलेस्ट साइज है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, अपने अपने पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट है, अपने अपने ग्रुप में डाउन द ग्रुप देखोगे अपने अपने ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट है, अपने अपने ग्रुप में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है, आयन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है। तो इस तरीके से इनका सबसे यूनिक नेचर शो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप इस चैप्टर में बहुत इजीली आपको बहुत जगह मिलेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा एक साइज वाले में कि एल्यूमिनियम का साइज इज मोर देन गैलियम। पीरियड ग्रुप नंबर 13 में आप देखोगे कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है बट एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? इसका आंसर आपको शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर देन फ्लोरीन, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका क्वेश्चन आपको बहुत बार पेपर से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस है ना, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो जो भी आपकी मेजर प्रॉपर्टीज़ है, जो भी आपके मेजर इसमें रिवाइज करने वाला पार्ट है, वो मैंने आपको अभी करा दिया है। एक्सेप्शन बहुत सारे बता दिए हैं। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस को आपके NCERT से, लास्ट ईयर क्वेश्चन से, ऑनलाइन कहीं से भी उनको प्रैक्टिस करो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। नॉमेनक्लेचर को अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आपका जो पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है ये काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर है, क्योंकि जो आप यहाँ पे सीखोगे, अब आप देख चुके हो पूरे, आपने कोर्स इतने सारे चैप्टर्स कर लिए अपने स्कूल्स में, अपनी कोचिंग्स में, कि ये पोर्शंस, ये टर्म्स आप हर जगह रेगुलरली यूज़ करते हो। तो उनको अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और आपको नोट्स चाहिए, आपको कुछ और हेल्प चाहिए, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट का ये QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको वीडियो सारी मिलेगी, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको प्रॉपर मिलेगी। तो इसलिए स्कैन दिस QR कोड एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।